नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज के दौर में हो रही राजनीति ने असल राजनीति के मायने बदल दिए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने नेता अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करना शान समझते हैं या फिर ये सुर्खियों में बने रहने की कवायद है। नेता विवादित बयान दे रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी सियासी दल मैदान में दमखम से जुटे हैं। एक ओर तो बीजेपी और दूसरी ओर कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं प्रचार प्रसार के दौरान दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव के प्रचार में शब्दों की मर्यादा का जमकर उल्लंघन हो रहा है। आज हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। लोग फोन आते थे, भैया इस पंचायत के सरपंच को बचाओ। न क्या हुआ? बोले कांग्रेस वाले निपटाने पे तुल गए। 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। भाई भैया अभी तो विधायक बने ही नहीं थे। विधायक अपने में से कई लोग बने, कई इसलिए होते विधायक कि शिकार करे सरपंचों का। अरे शिकार करने के लिए तुमको जरूरत हो तो अगर हाथ में दम हो तो जंगल में जाओ, जानवर मारो। अगर आप अपने मनुष्य के बीच में चुने हुए जनप्रतिनिधि को मारने का अगर पाप करते हो तो आपको तो जीने का अधिकार भी नहीं। आप यहाँ रह कैसे रहो? मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि यादव समाज की धर्मशाला तोड़ने पहुंच गए। तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम ईंट मशीन लेके निकल पड़े। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर इस टाइप का उल्टा काम किया तो उज्जैन को लंका में नहीं है, पास में से सारे लोग दौड़ा दौड़ा आएंगे। अगर जिस प्रकार की घटना घट गई है ये गया समय पुराना। अगर वर्तमान के दौर में अगर इस हिम्मत से अगर आप आते हो तो सरकार होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक। हम तो सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, आपसे सब तरह से निपटना जानते हैं। अच्छे के साथ अच्छे पे कदम मिला के चलना जानते हैं, लेकिन बुरा करने जाएगा तो घर से निकल लाएंगे और जमीन में गाड़ने वाले लोग हम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मामूली बात नहीं है। मर्जी आए जो कर देंगे। इनको लिया है, उनको लिया है, पता नहीं किस नकली राजा के छोरे को लिया है। अरे वो राजा के ठिकाने नहीं पड़े, उसके छोरे के क्या ठिकाने पड़ेंगे? सबको ठिकाने लगा देंगे। तेरे को भी देख लेंगे, तेरे राजा महाराजा को भी देख लेंगे, कहीं कोई पता नहीं पड़ रहा है। ऐसे कई आएंगे कई चले जाएंगे। ये जो अभी आप लोगों के बीच में 15 महीने के लिए आए थे, इनको आपने 15 दिन में बना के पहुंचा दिया था। लेकिन आप लोगों ने रामचरित मानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा। काल नैनी सुना था? काल नैनी को सुना था? वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। काल नैनी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के काल नैनी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने काल नैनी की पहचान की थी कि ये वास्तव में काल नैनी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी काल नैनी की? की नहीं? तो मैं यही कहती मुंह में लपेट हनुमान जी ने अपनी पूंछ में बांध करके और जिस प्रकार से पछाड़ मारी तो ये कहीं का नहीं हो गया काल नैनी। ऐसे में आप लोगों से एक बात और पूछना चाहते हैं, हमारे बुंदेलखंड के लोग सब जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे खता हो जाए, खता फूल सी और छोटी सी हो तो न खुदवा दो और घेट ना कर दो तो फिर बस कितना घेरा लोट के नहीं। जो खताई है इनकी जब तक घेट नहीं निकाल दो तो फिर से खेला। पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। इस सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि शिवराज जी एक गरीब घर के, एक किसान के बेटे होने के कारण आज इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपके कमलनाथ जी उद्योगपति होने के कारण से उन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, गरीब का दर्द नहीं देखा, उन्होंने कभी धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी। वो गरीब का दर्द क्या जाने? जो भूखा नंगा है, जो गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, वही तो किसान और गरीब का दर्द जानता है।
इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वो भूखे नंगे गरीब का बेटा, किसान का बेटा, गरीबों को उनको रहने के लिए मकान देता है, लेकिन कमलनाथ जैसा उद्योगपति उनके रहने के मकान के अधिकार और हक को छीन लेता है। तो उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम नेताओं की भाषा यहां पर अमर्यादित होती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, उपचुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ऐसे में एक नई चीज देखने को मिल रही है, भाषा अमर्यादित होते जा रही है। कहां तक इसे उचित मानते हैं? बिल्कुल संचिता, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि अभी तो ये सिर्फ वानगी है। अभी तो आप देखते जाइए, ठीक 21 दिन चुनाव के लिए बचे हैं। आज 3 तारीख को मतदान होना है। जैसे जैसे एक एक दिन करके दिन फिसलते चले जाएंगे, उसी तरह से जुबान भी फिसलती चली जाएगी। यहाँ 28 सीटें, जैसे कि आपको जानकारी है कि 28 सीटें सत्ता की चाबी मानी जा रही हैं। जो पार्टी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी, उसी के हाथ में यहाँ पर सत्ता आनी है, इस बात में कोई शक नहीं। लिहाजा यहाँ बयानबाजी से ही लोगों को आकर्षित करना है, मतदाताओं को आकर्षित करना है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो जब भी चुनाव हुए हैं तो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। 2018 में भी एक से एक भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था, कई तरह से बदजुबानी की गई थी। और जब बात 18 सीटों की हो और 28 सीटों की हो तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा गंभीर बात होनी लाजमी है। और जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से, सबसे पहले कांग्रेस ने शुरुआत की तो इस बात में कोई शक नहीं कि भाजपा की ओर से काउंटर अटैक जरूर होगा और भाजपा काउंटर अटैक करने में माहिर मानी जाती है। तो जिस तरह से भाजपा की ओर से किसान नेता गुर्जर ने जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने बदजुबानी की, तो उसके बाद फिर भाजपा की ओर से ताबड़तोड़ काउंटर अटैक हुए। एक एक करके लगातार नेताओं ने पूरा विरोध किया और जवाब दिया। यहाँ पर हम बात करें चाहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की या उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की, इन सभी नेताओं ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर जवाब दिया और करारा जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि सभी नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह से कांग्रेस ने रास्ता अख्तियार किया है उसी तरह से अगर वो भी जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी संदीप, लेकिन देखा जाए तो जिस हिसाब से ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं, पहले की भी अगर बात उठा के देख लिया जाए तो इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था पार्टी को। लेकिन यहां पर एक उदाहरण पेश कर सकती है दोनों ही पार्टियां, एक भाषा अच्छी बोलकर, लेकिन यहां पर जनता के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के लिए दोनों ही पार्टियां अमर्यादित भाषाओं को बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जनता अब अमर्यादा को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जनता भी चाहती है कि उनके जो नेता हो वो सलीकेदार हों, मर्यादा में रहें अपनी। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं उनसे जनता सीख लेती है। और अगर आप अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो कल को जनता भी उस तरह से अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए कई बार इसके परिणाम भी दुष्परिणाम में परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, जो कि नहीं, वो चीज़ें थमती नजर नहीं आ रही है। जैसे ही भीड़ में पहुंचते हैं नेता, हाथ में माइक आता है तो उनकी बदजुबानी का दौर शुरू हो जाता है और वो चीज यहाँ पर लगातार शुरू हो चुकी है। हम यहाँ तक कि महिला नेत्री को भी नेताओं ने नहीं छोड़ा। हालांकि अगवानी पहले उन्होंने खुद की, पहले उन्होंने राक्षस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद उनके लिए भी बदजुबानी के शब्द बोले गए। तो इस तरह से लगातार सिलसिला शुरू हुआ है और जब एक कड़ी जब जुड़ती है तो उसके बाद एक एक करके लड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और वही चीज अब यहाँ पर देखने को मिली है। अब लगातार कहीं ना कहीं नेताओं की जुबान बिगड़ती चली जा रही है और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं उन्हीं को भुगतना पड़ेगा और ये सारी चीजों का जवाब भी जनता देती है। लेकिन मैं यही चीज कहूंगा संचिता कि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिरता चला जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ राजनीतिक स्तर सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जो आम जनता है, खास तौर से युवा वर्ग है, जब अपने चहेते नेता को इस तरह से भाषण देते सुनता है, बदजुबानी करते देखता है तो कहीं ना कहीं उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कल को वो भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इन चीजों में कोई शक नहीं है कि इनका कहीं ना कहीं असर आम जनता में जरूर पड़ता है और उसका खामियाजा भी आखिर इन नेताओं को ही भुगतना पड़ता है। जी संचिता।
संदीप, जिस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस नेता ने यहाँ पर सीएम शिवराज को लेकर विवादित बयान दिया है और एक के बाद एक फिर बीजेपी के तमाम आला नेता यहाँ पर अधिकारी सभी उनके सपोर्ट में उतर आए हैं और सभी ने यहाँ पर जवाब भी दिया है। लेकिन अगर हम पार्टी के ही मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी को कटघरे के घेरे में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि पार्टी के लिए हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात होती रही है। ऐसे में वो भी यहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और जमीन में दफना देंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी कोई ना कोई नोटिस या फिर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। नोटिस और एक्शन की बात तब आती है जब उसकी शिकायत की जाती है निर्वाचन आयोग में। आचार संहिता लग चुकी है, प्रदेश में आचार संहिता चल रही है। जब उसका कोई विपक्षी पार्टी, जो उसके सामने वाली पार्टी है, जब वो शिकायत करती है तो उसके बाद सारे मामले की जांच होती है और फिर उसके बाद कोई ना कोई कार्रवाई होती है, नोटिस जारी होता है। तो फिलहाल अभी इस तरह की स्थितियां नहीं आई हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमले का दौर लगातार जारी है। बदजुबानी एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी दोनों पार्टियां समकक्ष नजर आ रही हैं बयानों के तौर पर, अगर हम बात करें तो। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिस तरह से आपने कही, उनको लेकर के जिस तरह से बयान दिया गया, वो बयान कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते मैं भी यहाँ गलत कहूंगा, क्योंकि एक सामान्य घर का भी व्यक्ति सीएम बन सकता है। प्रदेश के पीएम मोदी जिस तरह से कहा जाता है कि चाय बेचते थे, तो आज एक मुख्यमंत्री क्यों, सामान्य घर से आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो अगर आप उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उसका कटाक्ष जरूर करेगी, उसका काउंटर अटैक जरूर होगा, और वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जो मंत्री होते हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री को लेकर के बदजुबानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही चीज यहाँ पर देखने को मिली कि आखिरकार मंत्री को भी कहीं न कहीं बदजुबानी पर उतरना पड़ा और उन्होंने भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर दिख रहा है, तो दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार दिख रहा है। फिलहाल अभी शिकायत किसी भी दल की ओर से नहीं की गई है। जी संचिता। संदीप, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, चुनाव का समय नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार के लिए जुड़ गए हैं, लेकिन अब समय अमर्यादित भाषा का देखने को मिल रहा है। कहां तक उचित मानते हैं इसे? हाँ जी, ये दिनेश गुर्जर जो है कोई ऐसे शख्स है जो शायद कमलनाथ जी के तलवे चाटने में विश्वास रखते हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जी गरीब घर का लड़का बता रहे, किसान का लड़का बता रहे। बिल्कुल सही बता रहे। मुझ समझता हूँ कि ये दिनेश गुर्जर भी किसान के ही लड़के होंगे, गुर्जर है तो गांव के भी होंगे, और परंतु इनकी मानसिकता जो है कांग्रेस के पदाधिकारी बनने के लिए दिमाग गिरवी रख के ये मानसिकता और इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं के तलवे चाटेंगे। ये कांग्रेस की योग्यता है, कांग्रेस में पदाधिकारी बनने की योग्यता है। अब बेचारे वो उनको किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रहना है दिनेश गुर्जर को, तो वो तो बोलेंगे ही सही कमलनाथ को 2 नंबर का उद्योगपति देश का। अरे 2 नंबर का उद्योगपति गलत बोल गए, 2 नंबरी उद्योगपति है एक्चुअली कमलनाथ जी। और 2 नंबरी पने का उनका जो है वह आप देखेंगे कि उनके ऊपर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पति भांजे जो है रुतुलपुरी जो है लंबे समय से पूछताछ में है, जेल में उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो ये 2 नंबरी उद्योगपति है, ये बिल्कुल सही बोले हैं। और 2 नंबर बोल दिए, 2 नंबर नहीं 2 नंबरी उद्योगपति है कमलनाथ जी, जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के आए तो मध्य प्रदेश का वंटाढार कर दिया। पहले कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के किसानों को छला, फिर युवाओं को छला, फिर महिलाओं को छला, और अब जो है वो संबल योजना बंद करके गरीबों के भी छलने का उन्होंने काम किया। राजपाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर क्या कहेंगे फिर आप? कमलनाथ के उनको जी कमलनाथ जी के टीम में किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहना है दिनेश गुर्जर को, तो कमलनाथ जी के तलवे चाटना ही पड़ेंगे। कमलनाथ जी को जो है महिमा मंडन करना ही पड़ेगा। राजपाल जी, मेरा सवाल ये है कि फिर मोहन यादव जी के आप बयान पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर विपिन वानखेड़े जी के विरोध में यहाँ पर बयानबाजी की है, उनके बयान पर क्या कहेंगे आप? जो कि आगर से कांग्रेस का चुनाव हार चुके थे, पिछला आम चुनाव 2018 का आम चुनाव हारने के बाद में दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के और आगर जिले के सरपंचों के दुर्भाग्य से कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तो वो सूची लेके बैठे कि मैं कौन कौन सी पंचायत में हारा,
तो जिन जिन पंचायत में विपिन वानखेड़े 2018 का चुनाव लूज किए थे, राजपाल जी, लेकिन यहाँ पर कहा है कि बीजेपी वाले लोग तो जमीन में दफना देते हैं। उन सरपंचों के साथ विपिन वानखेड़े ने बदले की भावना से कार्रवाई करी, उनको धारा 40 में हटाने का काम किया। जी। तो मोहन यादव बोलते हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा सवाल जवाब कर लेते हैं। दुर्गेश जी, उपचुनाव नजदीक है, प्रचार प्रसार तक तो ठीक है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित मानते हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ जनता आक्रोशित होती है और जनता उसके खिलाफ वोट करती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है। हमारी पार्टी ने कहीं अमर्यादित भाषाओं का उपयोग नहीं किया। अभी जिस तरीके से आपने मोहन यादव जी के सवाल पर उन्होंने पूछा तो राजपाल जी उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि एक दलित युवा के साथ में इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना कहाँ तक उचित है। वे दोबारा से यदि मैदान में हैं तो दुर्गेश जी, दिनेश गुर्जर जी के बयान पर क्या कहेंगे? दिनेश गुर्जर जी ने क्या जो बोला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उस बात को वो खुद बोल रहे हैं कि वो गरीब हैं जी। वे भूखे रहते हैं। जब अपना आपातकाल था तब वो भूखे रहे थे। इस तरह की स्पीच जो है या इस तरह के वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी कई जगह दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। मैंने सुबह भी उनके साथ में डिबेट में था तो वो इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। तो खुद भारतीय जनता पार्टी अपने को गरीब बताने का प्रयास करती है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे वो गरीब हैं जिनका बेटा 1 करोड़ के फूल बेच देता हो 1 महीने के 1 साल के अंदर, जिनका बेटे की बहुत बड़ी ऐतिहासिक पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी डेयरी हो, वो कहाँ से गरीब है? वो अपने आप को गरीब प्रस्तुत करते हैं। यही बात जो हमारे किसान नेता ने बोली है कि वो अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि सत्यता ये है कि वो एक अरबपति खरबपति आदमी है। तो पूरी बात को सुने या पूरी बात को समझे तो उचित है कि भैया वो भूखे नंगे अपने आप को सिद्ध करते हैं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने अपने आप को सिद्ध किया कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, पर चाय की ना दुकान मिली आज तक, ना वो स्टेशन मिला, ना उनके यहाँ से हाथ से चाय पीने वाला कोई व्यक्ति मिला। जब चुनाव के दौरान उनकी नीच सोच या नीच प्रवृत्ति के ऊपर कोई चीज जब आई थी तो उन्होंने उसको नीच जाति पे जोड़ दिया। तो ये राजनीति शब्दों का खेलना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी खेलती है। कांग्रेस इन बातों से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि कांग्रेस में एक नैतिकता, एक सिद्धांत है। हम सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। अभी मोहन यादव जी की बात पे एक शब्द जवाब नहीं दे पाए माननीय राज्यपाल जी। जैसे ही बोला तो नहीं साहब, क्योंकि एक दलित युवा के ऊपर इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करना निश्चित ही निंदनीय है। लेकिन दुर्गेश जी, रामसिया भारती भी तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को राक्षस बता रही हैं। आप पूरी रामसिया भारती जी यदि अपनी स्पीच दे रही हैं तो वो पूरी की पूरी उसमें कहीं ना कहीं वो राम रावण युद्ध और या जो आध्यात्मिक जो रूप है उस पे एक दूसरे से तुलना कर रही हैं। तो उसमें यदि किसी से कोई तुलना करने का मतलब ये नहीं हो गया है कि सबके सब वो उस नेचर पे या उस योनि में पहुंच गए। वे यदि रामायण के युद्ध के समय की करती हैं, जैसे महाभारत की कथा हो, ये सत्य और असत्य का युद्ध हुआ तो मध्य प्रदेश में महाभारत का युद्ध हो ही रहा है, सत्य और असत्य का युद्ध हो रहा है। प्रदेश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया। अभी राज्यपाल जी जिस तरीके से बोल रहे थे कि साहब वो चुनाव में उनकी जो भाषा है कि वो दोबारा कैसे चुनाव लड़ने आ गए जब चुनाव हार गए थे। तो भैया मध्य प्रदेश की जनता ने तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, क्यों आपने षड्यंत्र पूर्वक उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया? क्या मेरे प्रत्याशी को दोबारा से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? वो आज चुनाव लड़ने आया तो उसको जमीन में गाड़ देने की बातें कर रहे हैं। ये किस तरह की शब्दावली है, किस तरीके का चरित्र है? ठीक है, राजपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, ये शब्दावली बीजेपी की तरफ से ही आई हैं, ये तमाम तरीके की जो अमर्यादित भाषाएं हैं ये बीजेपी की तरफ से आई हैं, आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो दुर्गेश जी अभी गलत बता रहे थे कि वो दूसरी बार कैसे आ गया, उस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, जितनी भी बार आएगा हार के जाएगा। मेरा ये कहना है कि भाई उसने जो है 2018 का आम चुनाव हारने के बाद जिन पंचायतों से वो चुनाव हारा उन सरपंचों के साथ रिवेंजफुल एक्टिविटीज करी, बदले की भावना से वोट पूल तो होकर कार्रवाई करी। कांग्रेस का नारा था 2018 के चुनाव में कि वक्त है बदलाव का, परंतु सरकार में आने के बाद वक्त है बदले का हुआ। चुन चुन के जो है उन लोगों से बदले लिए गए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि विपिन वानखेड़े जी
सरपंचों का जिस प्रकार से धारा 40 के नोटिस देके उनको प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया, हम उन सरपंचों को वो बात याद दिला रहे हैं कि ये महाशय वही विपिन महाशय है, यही विपिन वानखेड़े जी वो महाशय है जिन्होंने 2018 का चुनाव हारने के बाद आप लोगों को अपने पद से हटाने की कार्रवाई करी थी। अब समय आ गया है कि आप इनके बोझे बिस्तर बांध के वापस इनको भोपाल तरफ रवाना कर दो, इंदौर तरफ जहाँ के रहने वाले हैं। आगर के स्थानीय तो वो है नहीं, थे तो बाहर के, तो वापस बाहर चले जाएंगे, बाहर करने की बात कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो संसद के अंदर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले पप्पू गांधी को मानने वाले ये कांग्रेस के लोग, ये अमर्यादित भाषा बोलने में पारंगत है, इनकी विशेष योग्यता है, ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी क्या कहेंगे इस पर आप? मैं क्या बोलूं, ये रामपाल जी राजपाल जी जिस तरीके के हैं वो ऐसी शब्दावली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी शब्दावली इतने निम्न स्तर पर क्यों ले जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस नेचर का ये व्यक्ति नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं इनको। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी के शब्दों का के लिए उपयोग करना, ये कहाँ से? मैंने नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी संबोधित किया ना, फेंकू तो नहीं बोला ना। मैंने उनके बारे में कोई दूसरे गलत शब्दों का उपयोग तो नहीं किया ना। तो ये जिस तरीके की शब्दावली, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वह शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का जरूरत से ज्यादा उपयोग करती। पर भाई मेरा ऐसा नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? हो सकता है कि इनको संगठन की तरफ से आदेश हुआ होगा कि आप इस तरीके के शब्दों का उपयोग करें, तो वो यहाँ उपयोग कर रहे होंगे। पार्टी की नियमावली को मानना इनकी मजबूरी है, पर अपना भी खुद भी एक नैतिक दायित्व होता है। समाज में हमें भी बैठना होता है, तो समाज को देख के बोलना चाहिए। और जो विनय वानखेड़ी जी की बात है, तो क्या ये कोई राजनीति में या किसी तरह के कोई काम पे कोई भी कार्यशैली करने वाला? फिलहाल तो यही कहना चाहूंगी आप दोनों से ही और दोनों ही पार्टियों से कि कहीं ना कहीं भाषाओं की मर्यादा को ना भूलते हुए अगर मर्यादा के अंदर में भाषाओं का प्रयोग करें दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों नेताओं का। राजपाल जी और दुर्गेश जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी, कहीं ना कहीं अभी भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की ही पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि पहले भाषाओं का प्रयोग यहां से आया, कितना उचित इसे अनुचित मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी संभलने या सुधरने की बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल संचिता, अभी जिस तरह से दोनों प्रवक्ताओं को आपने जोड़ा, दोनों प्रवक्ताओं ने भी उसी तरह से भाषा में लहजे में कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने अपने पार्टी का बचाव करने की कोशिश की, अपने नेताओं का बचाव करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं दोनों नेताओं से आपने भी देखा कि उन्होंने भी यहाँ पर बदजुबानी करने की कोशिश की है। तो इस तरह से अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो सिर्फ बानगी है, चुनाव जिस तरह से एक एक दिन करके करीब आता चला जाएगा, उसी तरह से ये सारे मामले और भी देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है संचिता, अभी लगातार आप देखते चले जाएंगे। बिल्कुल संदीप, लेकिन अगर यही चीज अभी थम जाए तो दोनों ही पार्टियों को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो उपचुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में ही दोनों ही पार्टियों की भाषाएं अमर्यादित होती जा रही हैं। हालांकि इसका खामियाजा पहले भी पार्टियां भुगत चुकी हैं, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं फिर से संभलने की जरूरत यहां पर दोनों ही पार्टियों को आ पड़ी है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे पर भाषाओं की मर्यादा भूलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोप सही भी साबित यहां पर दोनों ही पार्टियों की ओर से होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।